Hello everyone, welcome to my YouTube channel KM Group of Education. I अशोक शर्मा एंड यू वाचिंग माय YouTube चैनल। जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आज हम यहाँ पर बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे कि कौन कौन से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फ़ीचर हैं, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, कौन कौन सी प्रॉब्लम थी जिनको फेस किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय, और कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। तो आज का हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर 395 आर्टिकल और 12 शेड्यूल हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 395 आर्टिकल और 12 शेड्यूल्स हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। साथ में जो है पब्लिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो नेसेसरी अमेंडमेंट हैं उनसे इसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया, उनके बारे में इसमें बताया गया है। साथ में फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दी गई हैं हमारी डिग्निटी एंड फ्रीडम के लिए को बनाए रखने के लिए, ये हमें राइट दिए गए हैं। साथ में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये याद रखना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। लेकिन इसमें लागू होने के पीछे 26 जनवरी के पीछे क्या एक जो मेन मोटिव था कि इसको 26 जनवरी को ही लागू किया गया, वो भी हम आज की क्लास में देखेंगे। हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया गया, उसके बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया गया, और उन सभी प्रॉब्लम को फेस करने के साथ साथ उन प्रॉब्लम को यहाँ से ख़त्म करने के लिए हमारी जो एक पुअर पीजेंट हो या इलिटरेसी हो या फिर वीकर सेक्शन हो सोसाइटी का, उनको इम्प्रूव करने के लिए, इन सभी चीज़ों को ऊपर उठाने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया है। इन सभी चीज़ों को एक तरीके से ख़त्म करने के लिए हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, जिसके अंदर सभी लोगों को साथ में लेकर चलने, सभी लोगों के लिए बराबर के अधिकार बनाने, इस तरीके के प्रावधानों के साथ में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम देखते हैं। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से बनाया गया वो हम यहाँ पर बात करते हैं। 1946 में कैबिनेट मिशन यहाँ पर इंडिया में आया, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाने का फैसला किया। एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है इंडिया के अंदर तैयार की गई, उसकी रिकमेंड पर एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तैयार की गई। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जो एक लेजिस्लेटिव, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है के द्वारा इलेक्ट मेंबर जो है वहाँ पर पहुँचे इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जिसके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वहाँ का प्रेसिडेंट बनाया गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वहाँ का ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर थे, जिनमें एक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इसके साथ में 6 अदर जो मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसीलिए जब भी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम आता है तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसमें ज़रूर याद किया जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उसमें सर्वोपरि रखा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, और जैसा कि अभी मैंने बताया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू 26 जनवरी 1950 को और बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। तो फिर इतना गैप यहाँ पर क्यों दिया गया, इसका मेन रीज़न यही जो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जब 26 जनवरी 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था तो उसे 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया। तो इसके पीछे एक पुरानी घटना है 1930 की। उस टाइम 26 जनवरी 1930 को
पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था। इसकी घटना 31 दिसंबर 1929 से रिलेटेड है। 31 दिसंबर 1929 लाहौर के अंदर एक कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ पर अपने देश को पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट घोषित किया और कहा 26 जनवरी को हम अब से अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। तो 26 जनवरी 1930 को हमारा इंडिया का पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया। उसके बाद में इसको कंटिन्यू किया गया, लेकिन हमें इंडिपेंडेंस आज़ादी जो हमें 15 अगस्त को मिली, 15 अगस्त 1947। इस वजह से अब 26 जनवरी को, जब 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ, तो वहाँ पर उस कमेटी के अंदर, उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर ये फैसला किया गया कि 26 जनवरी 1930 से हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं और इस डेट को हम यादगार बनाना चाहते हैं। तो इस वजह से 26 नवंबर 1949 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था, उस कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी को लागू करने का यही मोटिव था कि 26 जनवरी को कंटिन्यू हम सेलिब्रेट कर सकें। उस जो 1930 को जो हमने इंडिपेंडेंस के रूप में उसको सेलिब्रेट किया था, उसे कंटिन्यू किया जा सके और इस दिन हम अपना रिपब्लिक डे के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं। हमारा रिपब्लिक डे और हमारा इंडिपेंडेंस डे, और एक तीसरा अपना आता है गांधी जी की जो बर्थ डेट है 2 अक्टूबर, उसे हम नेशनल फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे। ड्राफ्टिंग कमेटी में जैसे मैंने बताया था 7 मेंबर थे, उनमें जो एकमात्र मोमडन्स कैंडिडेट थे मोहम्मद सादुल्ला, उसके अलावा 5 कैंडिडेट और थे, कन्हैया लाल मुंशी, माधवराव, कृष्णामचारी, कृष्णा अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, जिसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। हमारे जो चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मोमडन कैंडिडेट सिर्फ एक मोहम्मद सादुल्ला, और इसके अलावा हम कृष्ण के प्रायवाची 5 प्रायवाची कन्हैया लाल, माधव, कृष्णा, गोपाल, ये 5 व्यक्ति और थे। टोटल 7 मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर। इसी के साथ में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन फिर भी 26 नवंबर 1949 को हमारे 16 आर्टिकल लागू हो चुके थे। साथ में इसमें 28 कैंडिडेट उस दिन प्रेजेंट थे, जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में और कॉन्स्टिट्यूशन में अंतिम हस्ताक्षर किए थे, सिग्नेचर किए थे। इसी के साथ में 24 जनवरी 1950 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की लास्ट एक बैठक बुलाई गई थी, जो 166वीं बैठक थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में 167 बैठक हुई थी, जिनमें लास्ट जो थी वो 26 जनवरी को उस पर साइन करने के लिए बुलाई गई थी। साथ में इसी दिन 26 जनवरी को हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। इसी दिन हमें नेशनल एंथम, नेशनल जो साथ में प्रेसिडेंट पद भी इसी दिन अपने को मिला था। साथ में जो है इसी दिन 26 जनवरी को ही हमें अशोक स्तंभ को एक राष्ट्र या नेशनल अपने चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया था। अब हम आगे देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन को जो बताता है उसी को जो है प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड जो सीट्स आउट, ये बेसिक आइडियल हैं हमारे इंडियन रिपब्लिक के। इन वर्ड को हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं अलग अलग कि सॉवरेन क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, सेकुलर स्टेट क्या होता है, डेमोक्रेटिक स्टेट क्या होता है और रिपब्लिकन स्टेट
क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉवरेन स्टेट की। सॉवरेन स्टेट, सॉवरेन स्टेट, इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है। इसका मतलब इंडिया इंडिपेंडेंट और फ्री है। अदर जो एनी कंट्रोल या फिर किसी भी स्टेट या फिर किसी भी कंट्री के कंट्रोल में हमारा इंडिया नहीं है। वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल फ्री है। इसी के साथ में इसके अंदर किसी भी तरीके का एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं है। हमारे गवर्नमेंट फंक्शन जो है वो एक फ्रीली और इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। उसके अंदर किसी भी तरीके का एक्सटर्नल इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा नेक्स्ट अपना आता है सोशलिस्ट स्टेट। सोशलिस्ट स्टेट किस तरीके से है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके की इनइक्वलिटी नहीं पाई जाती है। इनकम के आधार पर, इनकम के आधार पर जैसा वर्क होता है उसके आधार पर यहाँ पर इंडिया के अंदर इक्वल पे किया जाता है। वर्क के आधार पर इक्वल पे किया जाता है, इसीलिए सोशलिस्ट रिपब्लिक वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है। इसके अंदर जो हमारा लाइवलीहुड या जो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ के अकॉर्डिंग, वो पूरी तरीके से लोगों के अंदर एक पूरी तरीके से इक्वल यहाँ पर बताया गया है। इसके अंदर इक्वल पे होता है इक्वल वर्क के लिए, बोथ मैन एंड वुमेन। किसी भी के व्यक्ति के साथ में किसी भी तरीके का भेदभाव यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ पर एक काम के लिए चाहे वो वुमेन कर रही हो चाहे वो मैन कर रहा हो, वहाँ पर उनको इक्वल पे करने का कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान है। नेक्स्ट अपना आता है सेकुलर स्टेट। हमने दो बात की, सॉवरेन, सोशलिस्ट, अब हमारा तीसरा आता है सेकुलर स्टेट। इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, किस वजह से वो देखते हैं। यहाँ पर इंडिया के अंदर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन अपने को देखने को नहीं मिलता है। रिलीजियस लेवल पर मैंने पहले भी पिछली क्लासों में आपको बताया है कि अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, इसके साथ में पारसी, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। सभी को अपने हिसाब से अपने धर्म के अंदर आस्था बनाए रखने का, अपने धर्म के नियमों का पालन करने का, अपनी भाषाओं का, अपने धर्म के रीति रिवाजों का, सभी तरीके पर पूरी तरीके से फ्रीली यहाँ पर अपना अधिकार दिया गया है। किसी के साथ में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा गया है। और सेकुलरिज्म जो है वो हमारा जो एक तरीके से ब्रदरहुड मतलब भाईचारे की भावना को प्रमोट करता है। आपसी जो भाईचारा है उसको बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है। इसीलिए इंडिया के अंदर एक स्लोगन जो है काफ़ी फेमस है, जिसको काफ़ी बार यूज किया जाता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। ये एक स्लोगन जो है सेकुलर स्टेट के ऊपर ही बनाया गया है, जिसको इंडिया के अंदर यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक स्टेट। डेमोक्रेटिक स्टेट, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अंदर अब्राहम लिंकन की एक मोस्ट फेमस जो अपने सामने डेफिनेशन आती है, डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इट मीन्स गवर्नमेंट एक सरकार, ऐसी सरकार जो जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता को से समर्पित होती है, वहाँ पर डेमोक्रेसी होती है। गवर्नमेंट जो होते हैं उसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव भी पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, और जब वो कोई भी डिसीजन लेते हैं, रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर पहुँचकर कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो उसके लिए वो आंसरेबल होते हैं पीपल्स को, पब्लिक को, और उसके लिए जो है वर्क जितना भी होता है वो पीपल्स या पब्लिक के लिए किया जाता है। डेमोक्रेसी के अंदर हर एक रेगुलर इंटरवल के बाद में लाइक 5 ईयर्स जो अपना टाइम है, 5 ईयर टाइम, उसके जस्ट बाद में अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है। जिस प्रकार से आप देखते हैं अपने एमपी, एमएलए, सरपंच, पंच, इनके इलेक्शन होते रहते हैं हर 5 साल से, उनके अंदर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट अपना आता है रिपब्लिकन स्टेट। रिपब्लिकन स्टेट इंडिया के अंदर एक, इंडिया जो है रिपब्लिकन स्टेट है। यहाँ इंडिया के अंदर किसी भी तरीके की हेरिडिटरी मोनार्की
और क्वीन कंट्रोल नहीं है। यहाँ पर किसी भी तरीके का राजशाही शासन अपने को देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर जो है हेड ऑफ इंडिया यूनियन प्रेसिडेंट होता है, हमारे जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है, और प्रेसिडेंट जो होता है वो पार्लियामेंट के मेंबर के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, और हर 5 साल के बाद में एक फिक्स टर्म है, उसके बाद में उसका इलेक्शन करवाया जाता है। और जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं उनको हमारे द्वारा इलेक्ट किया जाता है। तो इंडिया एक रिपब्लिकन स्टेट है। यहाँ पर किसी भी राजा या फिर रानी का या फिर कोई राजशाही शासन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बना, कौन कौन सी इस कॉन्स्टिट्यूशन की मुख्य विशेषताएं थी, वो सब चीज़ें अपने यहाँ पर देखी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिनको भी ये वीडियो पसंद आए नीचे थंब पे हमारे क्लिक करें, साथ में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।